लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग ईयर को जनरल इंट्रोडक्शन देख लिए थे, जिसमें आपको पता है कि ईयर पिन्ना दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। बाहर के साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसी के वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो वी डिवाइडेड ईयर इनटू थ्री पार्ट। देखो अभी जो हाईलाइटेड है दैट इज एक्सटर्नल ईयर। नाउ जो ईयर साइकिल वाला पोर्शन है दैट इज मिडल ईयर, अभी हाईलाइट है। एंड नेक्स्ट वन इज इनर ईयर। तो एक्चुअली जो हियरिंग या बैलेंसिंग का रोल प्ले करता है दैट इज मेन, जहाँ पे एक प्रोसेसिंग करके नर्व इम्पल्स, आप इतना तो नर्वस सिस्टम पढ़ के हमें इतनी चीज समझ में आ गई है कि कोई भी वे, कोई भी नेचर हो उसको हमें चेंज करना है नर्व इम्पल्स में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहां पे चेंजेस करने होते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी कहानी सबको याद है। तो वो प्लेस, सिंपल सी चीज बता रही हूँ, वो प्लेस जहाँ पे ये चेंजेस होगा वो है आपका इनर ईयर। जहाँ रिसीव हो रहा है जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर एक्सटर्नल ईयर। एंड जहाँ एम्पलीफाई हो रहा है, जहाँ एम्पलीफाई हो रहा है मतलब जो भी वेव्स आई हैं उसको एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा के सिग्नल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करना है, वो पोर्शन में आपका मिडिल ईयर रोल प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर फाइनली मिडिल ईयर से वो पोर्शन ट्रांसफर वेव्स ट्रांसपोर्ट होंगी, क्या मैकेनिज्म है क्या है वो आज देखते हैं। एंड देन यहाँ पे जो सिस्टम है वो उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट कर लेगा। जनरेट करने के बाद फिर वही नर्व्स हैं, नर्व्स ले जाएंगे आपकी सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ। ओके बच्चों, तो इसका डिटेल देखते हैं वन बाय वन। पहले स्ट्रक्चर देन मैकेनिज्म। द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी है ये, फटाफट लिखो। मेंटेनिंग ऑफ बॉडी बैलेंस इज प्राइमरी फंक्शन एंड हियरिंग इज सेकेंडरी फंक्शन। ओके, नोट इट नाउ। ठीक है, और इसका प्रूफ कहाँ है? इसका प्रूफ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पहले जो एनिमल डेवलप हुए तो एनिमल ने डेवलपमेंट के साथ बैलेंसिंग सीखा, न कि हियरिंग सीखा था। ओके बच्चा, वहां पे इसका कोर छिपा हुआ है। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी सेकेंडरी ध्यान में रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो किसी को गलत करना नहीं है। Okay, anatomically, the ear can be divided into three major sections called the outer ear, middle ear, and the inner ear. Okay, anatomy में हम झालं की थोडा वेळ बघतो मोबाईल, नंतर येतो मी. तो मध्ये एक्स्ट्रा लिंक यायची असेल ना लिलॉग. ठीक है, तो एनाटॉमी के पॉइंट से हमने एयर को डिवाइड कर दिया, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट से नहीं है, अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कोई गलत नहीं करेगा। मॉर्फोलॉजी नहीं दिखेगी ईयर के अंदर, इंटरनल एनाटॉमी इसमें रोल प्ले करेगी। मॉर्फोलॉजी में सिर्फ क्या आएगा? एयर पिन्ना आएगा। तो एनाटॉमिकली बहुत सिली सा मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो अगर तुम एनाटॉमिकली वर्ड को भूल गए तो। ओके, इसके थ्रू हमने डिवाइड कर दिया आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर में। नाउ आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना। पिन्ना मतलब ईयर पिन्ना, और इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑरिकल। एंड कॉन्सेप्ट आपका वही सेम है, जैसे आपका हार्ट का ऑरिकल ब्लड रिसीव करता है उसी तरीके से ये ईयर पिन्ना जो है वो साउंड वेव को रिसीव करेंगी। ठीक है, मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा साउंड ट्रैवल हो रहा है, लेकिन हमारे कान को कौन सा साउंड चाहिए वो इसको फनल करके और यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट करेगी मिडिल ईयर की तरफ। उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका ऑरिकल, आपका ईयर पिन्ना। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैम रिपीट लास्ट सेंटेंस। कौन सा लास्ट सेंटेंस बेटा? किस चीज से रिलेटेड बोला मैंने? अभी सब कुछ ही रिपीट होगा दो दो तीन तीन बार, आप सुनते रहो बस। The outer ear consists of the pinna and external auditory meatus canal. जो आपको ये लूप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सिंपल लेबलिंग है इसका, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल।
और एनसीईआरटी के टर्म तो भूलना ही नहीं अपने को, ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी कैनाल। द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन साउंड वेव्स इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। ओके, और जिस तरीके से आपके ब्रेन के मेमोरी में या जैसे आप लैंग्वेज का इंटरसेप्शन करते हो, वो सारी चीजें जो आपको रिकॉल होती है आपके ब्रेन के थ्रू, वो सब यहाँ पे उसके ही अकॉर्डिंग साउंड वेव्स आपके ट्रांसफर हो रही है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड। अब ये अंदर की तरफ सिंपल, आपको ये तो एकदम देखो इस तरीके से अरेंजमेंट है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। इनर ईयर में मैम ने बता दिया कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस तो यही होगा, एक्सटर्नल रिसीव किया, मिडल को ट्रांसफर किया, मिडल प्रोसेस किया एम्पलीफाई करके, इनर को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो कैनाल है दैट लीड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा, आउटर वर्ड की तो बात ही नहीं है, एंड एक्सटेंड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा, जब हम जो मार्क करेंगे उस पर फोकस करना। लुक एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है? ड्रम बजाया है तुम लोगों ने, किसी ने ड्रम बजाया स्कूल में, स्पोर्ट्स वगैरह में, या बजते हुए देखा है? बजाया तो कोई एक ही दो बजाता है, बजते हुए देखा है? ड्रम तो समझ में आता होगा। तो उस तरीके से जैसे ड्रम को बनाया बजाया जाता है, उसी तरीके से ये साउंड वेव्स जाके इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करती है। कैसे करती है अब ये देखो। ओके, दिख रहा है? अब उस दिन की जो लाइनिंग मैंने खींची थी वो सेव हो रखी है यहाँ पे। इसके नीचे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसको ये हिट कर रहा है। क्लियर बच्चा? और वो मेम्ब्रेन तुम्हें एक वाइब्रेट करती हुई दिख रही है। इतनी सी बात समझनी थी, ठीक है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने क्या किया है, जो ईयर पिन्ना ने, जो ऑरिकल ने साउंड को रिसीव करके एक डायरेक्शन दिया है, वो उस कैनाल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होके किस पे हिट कर रहा है? ईयर ड्रम पे हिट कर रहा है। ये सारा पोर्शन कहाँ हो गया? ये अभी आप एक्सटर्नल ईयर में हो। इज इट क्लियर? अगेन आई मार्क सम लेबलिंग, ध्यान से देखना। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ट्रैगस, लॉब्यूल, वो जो नीचे के साइड में एकदम जिसमें पियरिंग्स होती हैं, ठीक है, वो लॉब्यूल हो जाता है। एंड इसके अपोजिट का ये वाला पोर्शन होता है एंटी ट्रैगस। इतना याद रखना, ये जो पूरा आपका एयर पिन्ना स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ऑरिकल। और ये जो फनल कर रहा है, इसका बेटा इसका रीजन, ठीक है, इसके रीजन यही है कि साउंड ट्रेवल करे तो एक डायरेक्शन में, इससे टकराए इधर इधर इधर, ठीक है। और फिर ये स्पोर के थ्रू, जो आपको ये एक पोर दिखता है सेंटर में, उसके थ्रू ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से आपको ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड्स ट्रेवल कर रही है एंड हिट कर रही हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इतना पोर्शन क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? कुछ है ही नहीं इसमें अभी ज्यादा। फास्ट रिप्लाई, फास्ट, सभी रिप्लाई करो जरा। ओके, गुड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज योर ईयर ड्रम। जब आप कभी आपने ईयर वैक्स निकालने के लिए भी अगर आपने यूज किया हो, तो एक जगह जाके वो बड जाके टच करती है तो आपको पेन सा फील होता है, ठीक है? वो जो टच की जहाँ पे, दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन उसी तरीके से वर्क कर रही है जैसे आप ड्रम को पीटते हो ना, तो आपने देखा होगा कि ड्रम का जो व्हाइटेस्ट वाला सरफेस है जिसपे वो रॉड जाके हिट करती है, उसमें एक वाइब्रेशन होता है, क्लियर? एक वाइब्रेशन होता है और उससे आवाज निकल रही है, क्लियर? उसी तरीके से इस एयर ड्रम पे जाके ये साउंड वेव सारी हिट कर रही हैं और वहां पे एक वाइब्रेशन हो रहा है जो कि आगे ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन है। तो जैसे तुमने मेम्ब्रेन को टच किया है तो उसके दूसरे साइड पे भी तो इम्पैक्ट होगा। सेम वे में, इसी तरीके से तुम जैसे दरवाजा तो चलो पतली चीज होगी, तुम अगर कर्टन के एक तरफ हिट कर रहे हो तो उसके कर्टन के दूसरी तरफ भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना बेटा। तो वही मेथड यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे वाइब्रेशन हिट करे और वो वाइब्रेशन एक फिल्टर के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो साउंड है, साउंड वेव्स हैं, तो वेव्स कैसे हैं? वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगी। इज इट क्लियर? देयर आर वेरी फाइन हेयर एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। किसमें है ये? एक्सटर्नल ईयर। ध्यान से नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन आ जाता है।
फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इस वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड का नाम लिखो। हम्म, भूल रही हूँ मैं, सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड, नोट डाउन कर लो। सेरुमिनस ग्लैंड ये एक तरीके की क्या होती है, अब ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना पड़ेगा तुम्हें। ये है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, वैक्स, ईयर वैक्स। और एक इसके ग्लैंड से ही रिलेटेड इसका टर्म है, दैट इज द सेरुमेन, SERUMEN, सेरुमेन। ठीक है, अब फंक्शन इसका क्या हो गया, तुम सोच के बताओ जरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वैक्स। क्या आपका ईयर एकदम वैक्स फ्री होना चाहिए, सोच के बताओ। अगर नहीं सोच पा रहे तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो मस्ट बी वैक्स। हाँ, जो कहते हैं ना कि कान का पर्दा फट जाए, कान का पर्दा डैमेज है, वो भी वो आपका टेम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होता है। मस्ट बी वैक्स होना चाहिए क्योंकि इनका जो फंक्शन है उसी तरीके से जैसे नेजल पैसेज में म्यूकस प्रेजेंट था, वो ट्रैप कर रहा था डस्ट पार्टिकल को, पैथोजेंस को ट्रैप कर रहा है, उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करेगा और ईयर ड्रम तक पहुंचने से रोकेगा। तो ट्रैपिंग ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल। ओके बच्चा, क्लियर है। तो ये नोट डाउन कर लेना, सेरोमिनस ग्लैंड, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस ईयर वैक्स आल्सो नोन एज सेरुमेन। ठीक है, फंक्शन में लिख लेना, इट्स ट्रैप्ड अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, जिसमें आपके डस्ट, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ सकते हैं। किसी कंपनी में जहाँ पे स्टील वगैरह का कोई भी फंक्शन चल रहा है, जैसे आपने इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर ब्रीदिंग सिस्टम में देखा था, उस तरीके का इसमें भी जा सकता है, मूव कर सकता है, पार्टिकल तो मूव कर सकता है। वो सभी पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए एक वैक्सी एरिया रहेगा। ओके बच्चा, ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, आप नोट डाउन करके रखो अच्छे से। ठीक, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगेन ये एमसीक्यू है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से, कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अगेन एमसीक्यू, एनसीईआरटी के पॉइंट है, मार्क करते चलो। कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड, आउटसाइड में स्किन कवरिंग होगी और म्यूकस का कवरिंग इनसाइड होगा। ओके बच्चा, क्लियर है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं, द मिडल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट, एक्सटर्नल ईयर का एंड क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। याद रहेंगी दोनों पॉइंट। चलो, द मिडल ईयर कंटेन्स थ्री ओसाइकल्स, collectively we called them ear ossicles, पढ़ रखे हो, malleus, incus and stapes, malleus, incus and stapes। ओके, अब भी देखो क्वेश्चन सीक्वेंस आपको पहले बोन के अकॉर्डिंग भी याद रहना चाहिए, यहाँ पे मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है। टूवर्ड्स द इनर आउटर ईयर मैलियस प्रेजेंट है, टूवर्ड्स द इनर ईयर स्टेप्स प्रेजेंट है। मैलियस किससे अटैच्ड है, ईयर ड्रम से अटैच्ड है। स्टेप्स किससे अटैच्ड होगी, स्टेप्स अटैच्ड होगी, आपका ओवल विंडो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे बीच में सेंटर में जो लेयर जा रही है, यहाँ पे एक प्लेस होगा कि इसी जगह पे इसको अटैच्ड होना है। तो इस जगह की एक विंडो होगी, ठीक है, दैट इज ओवल विंडो। आते हैं उस पर भी देखते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, वो ध्यान रखना है। विच आर
अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन, सीक्वेंस रहेगा यही MIS, मिस. The malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. Cochlea is the part of inner ear. एकदम कहते हैं ना मक्खन की तरह दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये सारी चीजें, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको सब सारे टर्म और सबका अरेंजमेंट आप एकदम ईयर के अंदर घुस के अभी देख रहे हो, ऐसा समझ में आना चाहिए. ईयर ओसाइकल्स का काम क्या है? एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई कर देना. जो साउंड वेव्स आई हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करा के ट्रांसमिट कर देना आगे. The ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. Important line है, डायरेक्ट पूछी जाती है. ठीक है. मिडल ईयर के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, टिम्पैनिक कैविटी. यहाँ पे लिखो इसको, टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द आउटर ईयर एंड इनर ईयर. शॉर्टकट लिख रही हूँ, उस पर टाइम देने का नीड नहीं है, आप बढ़िया समझ रहे हो. जब मैंने लिख दिया मिडल ईयर को कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद जो कैविटी है दैट इज टिम्पैनिक कैविटी एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द इनर ईयर, बिटवीन द इनर ईयर एंड आउटर ईयर. ओके. अब बेटा जी यहाँ पे हम देखते हैं ईयर ओसाइकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वेव एंड स्टिशियन ट्यूब. स्टिशियन ट्यूब कुछ नाम याद है, कौन है ये? अगेन वही एक्सपेरिमेंट करो, अपना मुंह बंद करो, अपने नाक बंद करो और सांस को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करो. तो जो आप एक डिफरेंट प्लेस है जहां से आप एयर को ब्लो कर सकते हो बॉडी अपर पोर्शन से, दैट इज ईयर. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना है आपको. स्टेशन ट्यूब पहले भी मैंने बताया है. नहीं बेटा वो नहीं है. स्टेशन ट्यूब मैंने यहाँ पे बताया है आपको, नेजल पैसेज फेरिंग्स पढ़ाते वक्त बताया था कि आंख और नाक को एकदम बंद करोगे तो आपको एक प्रेशर, देखो ना अभी करके देखो सब. मुंह बंद करो, नाक का पैसेज बंद करो और हवा निकालने की कोशिश करो. पहले तो आपका गाल फूला, फूला क्या, फिर आपका एक पैसेज जा रहा है, अब आपके कान में एकदम ऐसे लगेगा कि सब ब्लॉक. ठीक है. एक एयर प्रेशर फील होता है, वो किस वजह से हुआ? स्टेशन ट्यूब का जो अपर फेरिंग्स में एक ओपनिंग होती है वहां से उसको कनेक्ट करता है ईयर में, वो मिडिल ईयर में, और उस कनेक्शन की वजह से आपको एयर जो है वो नेजल पैसेज से होते हुए उधर ट्रेवल करेगी. इज इट क्लियर? एन स्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स. हाँ स्टेशन फ्लैप था वो. नाउ नेक्स्ट, स्टेशन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर. अब देखो ऑन द अदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, ये फिर से क्वेश्चन है. आउटर ईयर और इनर ईयर, सॉरी मिडिल ईयर के बीच में एयर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, एयर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है. इज इट क्लियर? हर एक लाइन समझ में आ जानी चाहिए बच्चों. कौन मेंटेन किया? स्टेशन ट्यूब. ठीक है, इमेज दिखाते हैं. ये है आपकी एनसीईआरटी की इमेज है, स्टेशन ट्यूब. ठीक है, इसकी एक साइड ओपनिंग कहाँ है? अपर फेरिंग्स में. नेजल साइड में जो फेरिंग्स का एरिया है नेजो फेरिंग्स वाला, उस फेरिंग्स में इसकी ओपनिंग है, एंड दूसरे साइड में कहाँ है? मिडल ईयर. तो अगर आपको इधर एयर प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है तो ये आपको प्रेशर रिलीज करने में भी रोल प्ले करता है, और कम है तो यहाँ से एयर ट्रैवल करके प्रेशर मेंटेन भी करते हैं. तो फ्रॉम बोथ साइड, मतलब आउटर ईयर की तरफ और इनर ईयर, ये जो आपका टिम्पैनिक कैविटी है, इन दोनों साइड में प्रेशर, एयर प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है स्टेशन ट्यूब. इज इट क्लियर? ठीक बच्चों, आगे बढ़े. समझ में आ गया? ओके वेरी गुड. अब आपको पता है कि ये बोन्स हैं. अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो. ये सभी बोन्स हैं तो इन सभी के पास क्या होंगी? लिगामेंट्स होंगे बेटा. इनको ज्वाइंट भी करके रखा होगा. एक तो बोन से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है, दूसरा मैंने ये बताया
कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है आपका मैलियस स्टेप्स और इंकस के बीच में। क्लियर। दूसरा यहाँ पे लिगामेंट होंगे, उसके लिए भी आप लिखो ना, स्टेबलाइजिंग लिगामेंट, स्टेबलाइजिंग लिगामेंट। जो आप वो वाइब्रेशन देख रहे हो उसमें इनको स्टेबलाइज भी करके रखना है ना, तो ये लिगामेंट्स जोड़ के रखेंगे। एंड लिगामेंट्स किसके किसके बीच में कनेक्शन बनाते हैं बताओ? बोन बोन या बोन और मसल्स? ओके। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं ऑडिटरी ओसाइकल्स, ऑडिटरी ओसाइकल्स, ईयर ओसाइकल्स, ठीक है। मिडल ईयर एम्पलीफायर, ये जितने नाम लिख रहे हैं ना तो लिख ले लेना, मिडल ईयर एम्पलीफायर। इस तरीके से मेरे को याद आ रहा है एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है मिडल ईयर एम्पलीफायर वाला। ओके। ठीक है। अब एक चीज और नोट डाउन करो, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, इसको इनके शेप के अकॉर्डिंग हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। हैमर मीन्स हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैलियस का। एंड देन एनविल मतलब एक जैसे घुमावदार कनेक्शन की तरह बनाता हुआ हुक जैसा स्ट्रक्चर एनविल। एंड जैसे स्टैंप देते हैं ना, थप्पा लगाते हैं बैंक वगैरह में, उसकी तरीके से क्या हो जाता है, स्टीरअप, STIRRUP। तो ये भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन नोट करो, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। नोट हो गया? इज इट क्लियर बच्चा? यहाँ तक पहुंच गया हम लोग। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन से कौन अटैच है, आउटर ईयर से कौन अटैच है, मैलियस। इनर ईयर से कौन अटैच है, टू, विद द हेल्प ऑफ ओवल विंडो। अभी राउंड विंडो क्या होता है आते हैं, ओवल विंडो के थ्रू अटैच्ड है। ओवल विंडो किसका पार्ट हो गया, कॉक्लिया का पार्ट। कॉक्लिया, ओवल विंडो, अटैच्ड बाय स्टेप्स। क्लियर। बीच में इंकस एंड मैलियस अटैच्ड टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आउटर ईयर। ठीक है। और हमें इनर ईयर में एक चीज, एक स्ट्रक्चर और याद रखना है, स्टेशन ट्यूब। इतनी कहानी में किसी को कोई दिक्कत? फिर हमने लिगामेंट की बात की, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट और एक टर्म्स की बात की जो आप यूज करते हो इनको देने के लिए, दैट इज रिलेटेड टू उनके शेप से, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। नाउ बैक आते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पे, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैबिरिंथ। ठीक है। इनर ईयर में आ गए, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर। इसका मतलब बेटा देखो, एक सिंपल सी चीज, जैसे आप सबने छोटे पे या कभी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप समुद्र के किनारे, तो खैर क्या ही आपका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा, नदी है या तालाब है, थोड़ा सा स्थिर पानी हो, ठीक है, रुका हुआ हो, तो आप वहां पे एक गेम खेलते हो कि पत्थर मारते हो और देखते हो उसकी वेव्स कैसे बन रही है, किस तरीके से वो पानी में वेव्स जनरेट हो रही है और वो आगे आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा फील किया है? ठीक है। दोनों साइड में बढ़े, मतलब पूरा सर्कल में बढ़ती है, देखा है ये चीज? क्लियर। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मैकेनिज्म रोल प्ले करती है, जो साउंड वेव को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, दैट मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन दैट काइंड ऑफ वेव। ठीक है। जैसे आपने पत्थर फेंका और वेव जनरेट होकर आगे मूव की, उसी तरीके से यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आ रहे थे, वो वाइब्रेशंस आगे ट्रेवल होंगे और उस वाइब्रेशन को फ्लूइड फील करता है। फील कौन कर रहा है, फ्लूइड फील करेगा। ठीक है। अभी हम फील बोल रहे हैं, ये फ्लूइड फील्ड जो है वो इसको फील करेगा, सेंस करेगा। इज इट क्लियर? ओके। उस स्ट्रक्चर को जहां पे वाटर प्रेजेंट है, जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया गया, लैबिरिंथ। क्लियर है बच्चा? द बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल,
ठीक है। अब एक उसका पोर्शन क्या है, बोनी, बोनी, क्लियर। अब इसका इमेज शायद मैंने डाला नहीं क्या। अच्छा पहले एक बार ये इमेज भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो ये जो पूरा एरिया है ना बेटा, अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद लैबिरिंथ को क्लियर रखोगे आप। ये जो एरिया हो गया ना, ये एरिया देखो, इसमें जो ब्लूइश पोर्शन है ना, ये सब लिम्फ है, ठीक है, ये सब कैविटी है। ये अलग वाटर है, ये अलग वाटर है, आते हैं उस पर। ठीक है, पहले एनसीईआरटी मार्क कर लो। द बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। इसका इमेज में दिखाती हूँ तुम्हें, फिर उस पर बात करेंगे बाद में। इनसाइड दिस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। एक बोनी लैबिरिंथ हो गया, एक फ्लूइड लैबिरिंथ हो गया, और फिर एक क्या है आपकी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, जो अभी आपको लेयर्स दिखा रही हूँ मैं। इसमें आप देखो एनसीईआरटी की भी इमेज देखो, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। ये जो कैविटी दिख रही है इसमें फ्लूइड है, क्लियर। ये कैविटी दिख रही है, इसमें फ्लूइड है, ये कैविटी दिख रही है, इसमें फ्लूइड है, ये मेम्ब्रेन है। तो अब मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को लैबिरिंथ बोल रहे हैं। इसमें बोनी पार्ट है, इसमें आपका सॉलिडिफाइड पार्ट है, इसमें आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसमें आपका लिक्विड पार्ट है। द मेम्ब्रेनस labyrinth is filled with a fluid called endolymph, which is नहीं, पहले मेम्ब्रेनस labyrinth which is surrounded by a fluid called perilymph। अब आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूज होता है बेटा स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें, अब ये वाला क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन है इसलिए इससे क्लियर नहीं होता है, जो एनसीईआरटी का इमेज दिया हुआ है। आप एक बार ये वाली इमेज देखो, ये भी समहाउ क्लियर है, बट इस इस जो कॉकलिया का ये जो टर्न है, इसको भी हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। तो देयर इज सर्टेन थिंग लाइक दैट कि यहाँ से एंटर हुआ, और ये जो वो आपको इस तरीके से राउंड है ना बेटा, कॉकलिया, उसी को हम ओपन करके आपको, ताकि स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आए, हम बता रहे हैं। तो यहाँ से जो एंटर हुआ था, दैट इज ओवल विंडो। यहाँ तक की बात क्लियर है। स्टेप्स अटैच्ड है, इस पे स्टेप्स है। ओवल विंडो, इसने वाइब्रेशन को सेंस करा दिया। कहाँ सेंस हो रहा है, मैंने बोला वाटरी फ्लूइड इसको सेंस करता है। तो यहाँ से अगर कोई वाइब्रेशन आ रहा है, जैसे एक बड़ी अच्छी मूवी थी गाजी अटैक, तुम लोगों ने देखी है क्या गाजी अटैक? गाजी अटैक मूवी देखी है? किसी ने नहीं देखी है? चलो अच्छी बात है। जो हम बताना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझना, उसमें वाटर माइंस लगी होती है, ठीक है। और जब शिप उस माइंस के पास जाता है, वो सेंसर उसको सेंस कर लेता है। अब विदाउट टचिंग इसको, जो इंडियन इंडियन आर्मी की शिप रहती है, वो विदाउट टच इसको ब्लास्ट करा देते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या यूज करते हैं, वो वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। कैसे? वो बार बार अपनी, जो इसके सामने शिप की वॉल आ रही है, उसको वो सब मिलके एक साथ उस पर फोर्सफुली हिट करते हैं, हिट करते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके वो हिट करते हैं जो भी उनके शिप के अंदर है। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट होते होते वो मूव करते हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। ये मिसाइल्स जो ये अंडर माइंस, वाटर माइंस है, मिसाइल नहीं माइंस है, ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। ये कंटिन्यू वाइब्रेशन देते रहते हैं। तो ये क्या फील किया, ये माइंड इस तरीके से एक्टिव हुई कि इट फील्स टच। इसने, जैसे माइंड कैसे टूटती है, जो आपका ऐसे जैसे जमीन पे कोई माइन है तो उस पे पैर वगैरह पड़ रहा है, या कोई आपका जो तोप वगैरह जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, आर्मी की बात कर रही हूँ, वो उसके ऊपर हिट किया तो वो माइन ब्लास्ट कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये इससे टच करेगा तो ये माइन ब्लास्ट कर जाएगी। विदाउट टच वहां पे क्या टेक्निक यूज की गई, वाइब्रेशन, 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 वाइब्रेशन ट्रैवल किया, फ्लूइड है, ठीक है। समुद्र में ये सीन है, समुद्र के अंदर पानी है, पानी से ये वाइब्रेशन ट्रेवल किए, एंड फाइनली ये उस जो माइन थी उसको हिट कर दिया और वो वहां पे ब्लास्ट कर गया। तो एक फॉल्स सिग्नल जनरेट हो गया, क्योंकि माइन तो ब्लास्ट की, तो फॉल्स सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि हाँ वो शिप डैमेज हो गई। ओके, ये तो हुई मूवी की बात। यहाँ पे वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं वो इस वाटर के थ्रू ट्रैवल, वाटर मतलब फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है। अब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इस मेम्ब्रेन पे भी हिट करेगा, ये सारे सराउंडिंग में भी हिट करता हुआ जा रहा है। इस मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर आपकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर लैबिरिंथ बनी, उस मेम्ब्रेन की सराउंडिंग वाले को ही एनसीईआरटी कह रही है पेरीलिम्फ। और ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी से नहीं समझ में आता है, उस सराउंडिंग को बोला पेरीलिम्फ। ठीक है। फिर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, अभी हम सारी मेम्ब्रेन की भी बात करते हैं, पहले हम लिम्फ की बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से सराउंडेड जो बीच में एक कैनाल बन रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज सर्टेन अदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उससे जो लिम्फ सराउंडेड रह गया वो हो गया एंडोलिम्फ। चारों तरफ पेरीलिम्फ, सेंटर वाला एंडोलिम्फ। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? नहीं आ रही है तो भी बोलो, आ रही है तो भी बोलो। रिप्लाई करो बेटा फास्ट। नहीं आई, वेरी गुड। आ रही है, यस क्लियर, ओके। दोबारा सुनो, अब प्रोसेस के साथ सुनना, ठीक है। एनसीईआरटी की इमेज से ही बताते हैं। अब तुम्हें हमने बताया कि यहाँ से ओवल विंडो के थ्रू सिग्नल ट्रेवल किया, अंदर एक फ्लूइड कैविटी है, और एक कैविटी है पूरी जिसको आप कॉक्लिया बोल रहे हो। इस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला? कॉक्लिया। क्लियर? कॉक्लिया के बीच में पूरा आपको एक स्पेस दिख रहा है और पेरीफेरी पे स्पेस दिख रहा है, वो दोनों स्पेस फ्लूइड फिल्ड है। पेरीफेरी को हमने कह दिया पेरीलिम्फ, अंदर वाले को हमने कह दिया एंडोलिम्फ। इज इट क्लियर? यहां से जनरेट हुआ था वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है, वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है। अब कान के अंदर कोई वाइब्रेशन गया है तो वो प्रोसेस भी होगा और वो वाइब्रेशन बाहर भी निकलते हैं। तो जो बाहर निकलने की जगह है दैट इज राउंड विंडो। ठीक है, नहीं तो अंदर कान फट जाएगा। तो ये प्रोसेस होके, एक तो हमारी कॉक्लियर जो आपके क्रैनियल नर्व 8 है, क्लियर, क्रैनियल क्रैनियल नर्व अलग से बताएंगे हम। 8 है क्रैनियल नर्व, वो सिग्नल दे देगी हियरिंग का, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ब्रेन की, क्या वो सुन रहा है, क्या वो प्रोसेस कर रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जनरेट कैसे हो रही है उसके लिए यहाँ तक मैकेनिज्म में आना है अभी। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेवल किया, फिर इसी में से कुछ एरो देखो तुम अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो एंडोलिम्फ में ट्रेवल किए। एंडोलिम्फ में आया तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेगा, वाटर से वाटर वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है। एक तो वो घूम के बाहर निकल जाए, ये कहानी खत्म, पेरीलिम्फ से पेरीलिम्फ होते हुए निकल गया। दूसरा, पेरीलिम्फ से एंडोलिम्फ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ है स्ट्रक्चर जो जनरेट करेंगे, यहीं पे जनरेट होगा आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब चलो ये स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लेते हैं फटाफट। The membranous labyrinth is filled with with a fluid called endolymph. Perilymph हो गया चारों तरफ, and center में जो हो गया that is endolymph. The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. पूरा आप इसको labyrinth का जो coiled portion है इसको क्या बोल रहे हो? Cochlea. तभी आपने बोला था ना oval window coiled portion से अटैच, cochlea से अटैच्ड है। The membranes constituting cochlea. अब यहाँ से आपको क्वेश्चन याद करना, नाम याद करना, ठीक है। रिजनर एंड बेसिलर, ठीक है, एक होगी रिजनर मेम्ब्रेन, एक होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ फिल्ड बोनी लैबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला। अब ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे आप अंडरलाइन करो इसको इमेज से, और आप इमेज से ही समझ पाओगे। क्यों? चलो लेक्चर ओवर हो रहा है, हम दोबारा से सीन, मीटिंग ओवर हो रही है, दोबारा से लिंक जनरेट करके सेंड कर रहे हैं और उसको रिज्वाइन करना जरा 5 मिनट का ब्रेक लेके। ओके, तो जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिर से सुन लो। दिस इज बोनी लैब्रिंथ, दिस इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इस मेम्ब्रेन से डिवाइडेड अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लूइड लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, फ्लूइड लैब्रिंथ, that is all are the part of inner ear which play important role in balancing and hearing both. अभी फर्स्ट हम जो पार्ट देख रहे हैं that is for hearing, hearing capacity, जो हमें सुनाई दे रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसी मेम्ब्रेनस
लैब्रिंथ के बीच के स्ट्रक्चर को हम ओपन कर रहे हैं, तो हमें एक पूरी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड के ही थ्रू जो वाइब्रेशन जनरेट हुए थे वो इस फ्लूइड के थ्रू मूव करेंगे और यहाँ से मेम्ब्रेन के थ्रू पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में ट्रैवल कर जाएंगे। मैकेनिज्म सेम वही है, वाइब्रेशन आएगा तो मेम्ब्रेन के आउटर साइड से इनर साइड साउंड ट्रैवल कर सकती है आराम से, वाइब्रेशन ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रक्चर समझना है। अभी देखो जितनी चीजें मैंने समझाई हैं उसको एक बार रिकॉल करो, ठीक है। ये अब जा रही है, ये उसी तरीके से ये गया आपका ऐसे और ये आया वैसे घूम के, तो ये वाला पोर्शन दोनों क्या हो गया, पेरिलिम्फ। उठाओ पेंसिल और एनसीईआरटी में लिखो पेरिलिम्फ। क्लियर। थ्योरी में लिखा था ना, मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रही है, मेम्ब्रेन से कैविटी सेपरेट हो रही है, फ्लूइड फिल्ड है वो। तो ये हो गया पेरीफेरी पे, ये वही ट्यूब है, इस तरीके से आएगी ये। तो हमने सामने से एक कट लगा के हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो हमें दो ट्यूब दिखेगी। ओके, क्लियर। बीच में हमें एक और दिख रहा है कैविटी, इसमें जो फिल होगा वो हो जाएगा एंडोलिम्फ। क्लियर है बच्चा, पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू जो लिम्फ की तो बात हो गई, लेकिन उस कैविटी को क्या बोल रहे हैं, तो एक कॉमन फैक्टर ले लो, दैट इज स्केला। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन वर्ड ले लो और उसके बाद उसमें लिखो अपर साइड में वेस्टिबुलाई, तो स्केला वेस्टिबुलाई। लोअर साइड मिडिल में क्या है, मीडिया। क्लियर, स्केला मीडिया। ये लेयर पूछता है एकदम ऐसे जैसे हम बता रहे वैसे याद रखना। एंड लास्ट जो नीचे की तरफ है दैट इज टिम्पैनी। ट्रेवल यहां से, ये वाली लेयर आपकी अटैच्ड होगी ओवल विंडो से, जहां से वाइब्रेशन आ रहे हैं और पूरा सर्कुलर जाएगा, ऐसे गया ऐसे ट्रांसपोर्ट होके अब ये राउंड विंडो की तरफ आ रहा है। वो आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, वो होगा आपका स्केला टिम्पैनी। अब देखो तीनों में स्केला कॉमन था, स्केला हटा दिया हमने, वेस्टिबुलाई मीडिया टिम्पैनी। इज इट क्लियर। यस, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। लेबलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैविटी का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। वाइब्रेशन पहले किस में आएगी, पेरिलिम्फ में। ट्रैवल कहाँ हो रही है, एंडोलिम्फ में। वाइब्रेशन इनर ईयर से वापस मिडल ईयर की तरफ कहाँ से जाएगी, फिर से पेरिलिम्फ के थ्रू जाएगी। तो ट्यूब जैसा जो कंटिन्यू ट्यूब है वो है पेरिलिम्फ वाला। चलो, अब मेम्ब्रेन का नाम आया था, ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेन का नाम आया हुआ है। एक का नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, मतलब वो बेस की तरफ है, तो उसको ले जाओ टुवर्ड्स द स्केला टेम्पैनी। स्केला टिम्पैनी के ऊपर वाली मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। बेटा जी एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। ये वो पोर्शन है जो आप लीड कर सकते हो। अब हम सिर्फ मेम्ब्रेन की बात करें, सारा मैंने डिलीट कर दिया। दिस मेम्ब्रेन इज स्केला टिम्पैनी। इज इट क्लियर। कहाँ है ये बताओ, स्केला टिम्पैनी और सॉरी बेसिलर मेम्ब्रेन ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्केला टिम्पैनी के अपर साइड, स्केला टिम्पैनी के अपर साइड। ओके, अब सारी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारी कहानी यहीं पे होने वाली है। अभी जो साउंड वेव वाइब्रेशंस आई हैं उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करने की कहानी इसी जगह पे होने वाली है, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, रिजनर। ऊपर वाले स्केला वेस्टिब्यूल्स की लेयर क्या है, रिजनर मेम्ब्रेन। रिजनर मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करेगी, पेरीलिम्फ से वाइब्रेशन को एंडोलिम्फ में ट्रेवल करने में हेल्प करेगी। ये भी क्लियर, क्लियर है। ओके, क्लियर है बच्चा।
गुड, अच्छी बात है। चलो, अब यहाँ पे जो ट्रेवल हो रहा है इस फ्लूइड से, जब इस मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन आएगा, यहाँ पे होने वाली है प्रोसेस, उस स्ट्रक्चर को जो फंक्शनल यूनिट है उस तक कब पहुंचते हैं, दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ hearing, functional unit of hearing in inner ear। वो पोर्शन जहां पे साउंड वेव, साउंड एनर्जी, अगर हम देखो तो मैं हमेशा एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं तो हम लिखते हैं साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर बच्चा? तो आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी याद रखना। अभी स्ट्रक्चर सारे क्लियर हैं। अब एक मेम्ब्रेन रह गई है, दैट इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको यहाँ की चीजें समझाते हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अभी बस इतना समझ लो कि जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है इससे अटैच्ड एक मेम्ब्रेन है। अब हम फिर से सारा डिलीट कर रहे हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये लेयर स्ट्रक्चर है, देख रहे हो यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड सेल है क्योंकि उनका काम है बेटा मॉडिफाई कराएंगे, वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, वो सब आते हैं बाद में। इस पे एक मेम्ब्रेन इस पे अटैच्ड है और उस मेम्ब्रेन को नर्वस सप्लाई है, उस मेम्ब्रेन को नर्वस सप्लाई है जो इस मेम्ब्रेन पे जो मूवमेंट होगा उसको सेंस करेगा एंड देन कहानी खत्म। ऑडिटरी नर्व अब उसको आगे ट्रेवल कर देगी। तो कहानी क्या रह गई, बस ये कहानी रह गई कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अपना जो ये पैराग्राफ था, द मेम्ब्रेन्स कंस्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, जो कॉक्लिया को बनाने में मेम्ब्रेन है वो क्या है, रिजनर्स एंड बेसिलर, क्योंकि ये दोनों पेरीफेरी वाले रीजन पे है। डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ फिल्ड बोनी लैबिरिंथ, के अंदर जो पेरीलिम्फ भर रहा है, क्लियर, फ्लूइड को, और उन दोनों को बोनी लैबिरिंथ और पेरीलिम्फ के बीच में ही मेम्ब्रेन होगी। अब ये एक सेक्शन, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, ये एक सेक्शन है, ये इसको पूरा बोनी लिम्फ, बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ और फ्लूइड लैबिरिंथ के बीच में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चा, ये मेम्ब्रेन यही तो प्रेजेंट है, यही तो हुई। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया पेरी, ये हो गया एंडो, ये हो गया पेरी। तो लिम्फ को डिवाइड करने में ये मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Risner and basilar divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani and middle scala media। इस इमेज पे वापस आएंगे बेटा, अभी थोड़ा जो प्रोसेस चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर। स्केला मीडिया लिखा नहीं हुआ है, उसको लिख लेना थ्योरी में। द स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला, हाँ लिखा है यहाँ पर, स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, हमने देखा। ठीक है, स्केला मीडिया में क्या प्रेजेंट होगा, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होगा, और स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टेम्पेनी में हमने देखा कि पेरीलिम्फ प्रेजेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो, ये तो हो चुका। while the scala tympani terminates, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आपका ओवल विंडो से और टर्मिनेट होगा राउंड विंडो पे, which opens into the middle ear। वही कि आपके कानों में बहुत सारे साउंड गया है, वो फंक्शन कर दिया है, अब उसको रिवर्स भी बाहर निकालना है, अदरवाइज इनर ईयर में डैमेज होगा। तो उसको वापस से रिवर्स करेंगे वाया द राउंड विंडो। तो ओवल विंडो रिसीव, अब देखो ये विंडो विंडो वाली चीज एक फ्लो लिख लो, ओवल विंडो। तुम लोग का फ्लो चार्ट बनाने का एफिशिएंसी बहुत स्लो है। ओवल विंडो, ओवल विंडो से कहा गया, आप सिंपल लिखो इसको पेरीलिम्फ, क्लियर। एंड पेरीलिम्फ से दो रास्ते हैं, एक तो एंडोलिम्फ में जा सकता है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब आपको सेंस करा रहा है कि क्या आवाज आपने सुनी, जो अभी मैं बोल रही हूँ इस टाइम ये सारी प्रोसेस आपके कानों में हो रही है, तभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तो पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ दूसरा कहाँ जा सकता है, पेरीलिम्फ के ही थ्रू स्केला टेम्पेनाई से होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये स्केला वेस्टिब्यूल वाला पेरीलिम्फ है, ये स्केला टिम्पेनी वाला पेरीलिम्फ है, और इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा वो चीज एकदम क्लियर रहना चाहिए, राउंड विंडो एंड सेंटर में लिख दो मिडल ईयर।
कौन कहता है कि भूलोगे? कभी कभी नहीं भूलोगे, लिख के तो देखो जिस तरीके से हम बता रहे हैं। मिडल ईयर से साउंड प्रोसेस हुई, यहाँ पे ईयर साइकल्स है, एम्पलीफाई किया उसको, ओवल ओवल विंडो ने रिसीव किया, ओवल विंडो से जो कॉक्लिया का आपका लिम्फ था उसमें वाइब्रेशन पहुंचा। वाइब्रेशन को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक तो वो पेरिलिम्स टू पेरिलिम्ब ट्रेवल करके वापस आ जाए, एक दूसरा एंडोलिम्फ में वो उसको प्रोसेस को जनरेट कर दे। ठीक है, तो ओवल विंडो ये आपका कॉक्लिया का पार्ट हो गया, राउंड विंडो ये भी आपका कॉक्लिया का पार्ट हो गया, एंड देन फाइनली राउंड विंडो से बाहर की तरफ, अब ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स द मिडल ईयर, ठीक है, टूवर्ड्स द इनर ईयर, टूवर्ड्स द इनर ईयर, टूवर्ड्स द मिडल ईयर ट्रेवल होगा। इज इट क्लियर? तुम्हारी क्लास क्लियर है बच्चा? फटाफट बताओ। अब मेन फंक्शनल यूनिट पे तो अब पहुंचे हैं, जो इतना कहते हैं ना कि किसी गुफा में बैठा हुआ है। ओके बच्चा, तो वैसे ही ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे फंक्शन होने वाली है उसको देखो तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contains hair cell. Okay, hair cell मतलब ऐसे सेल जिसके सरफेस पे हेयर्स प्रेजेंट हो। क्लियर? हेयर सेल्स, सिलियरी सेल्स, हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, रिसीव करने वाला। किसको रिसीव करेगा? वाइब्रेशन को। किस फॉर्म में आ रही हैं? साउंड वेव्स के फॉर्म में आ रही हैं, ये रिसीव हो गया। तो ऑर्गन ऑफ कर्टाई वो स्ट्रक्चर है, वो जगह है जहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन, जो तुम्हारा किधर है, टूवर्ड्स द स्केला टिम्पैनी प्रेजेंट है, उस बेसिलर मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट हैं जिनको आप कह रहे हो हेयर सेल, और उन हेयर सेल पे सिग्नल रिसीव होंगे और वाइब्रेशन को वो सेंस करेगा। वहां पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर वहीं पे इंपल्स जनरेट करेंगे और उसको अब आगे ट्रेवल करा देंगे। The hair cells are present in rows, लाइन से प्रेजेंट होंगे ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कर्टाई, नीचे की तरफ। क्लियर? द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व, जो कि सिग्नल लेके जाने वाली है। ओके, सिग्नल रिसीव हुआ, सिग्नल प्रोड्यूस होगा, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल से इंपल्स जनरेट हुआ, अब इसको ब्रेन तक ले जाने वाली क्या हो गई? एफरेंट नर्व। एक न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, जब पूरी जो नर्व का सेट जा रहा है दैट इज एफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना बेटा, न्यूरॉन, फाइबर, ट्रैक, कहीं पे वो पैसेज बना रहे हैं तो ट्रैक बोल देते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, मतलब कलेक्शन होता जा रहा है न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन, नर्व फाइबर, कई सारे नर्व फाइबर, ट्रैक। A large number of processes called stereocilia, मार्क करो, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट, अपर वाले पोर्शन पे। अब देखो ये मेम्ब्रेन कैसी है, ऐसी थी मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट है हेयर सेल, तो एपिकल पार्ट ये ऊपर से क्या आ रही थी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कहानी यहीं पे खत्म होने वाली है, फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल above the rows of the hair cell, क्यों बोले? due to the presence of stereocilia. Above the rows of the hair cell is a thin elastic membrane, mark it, called the tectorial membrane. Tectorial membrane. The inner ear also contain a complex system vestibular apparatus. यहाँ पे अभी जाने की नीड नहीं है अपने को। ओके, तो ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट था, स्ट्रक्चर वाला खत्म होता है, इसकी आगे की प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इधर है। अब चलो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में वेस्टिबुलर apparatus को देख लेते हैं। The inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus, जो कि कॉक्लिया के ऊपर है। ठीक है, above the cochlea आपने देखा सेमी सर्कुलर कैनाल है वहां पे तीन, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे से अटैच्ड होती है। करते हैं अभी बात, इमेज देखते हैं। ठीक है, above the cochlea the vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canal and the otolith। जो मैंने बताया था ना कि कान में छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल साइज के पत्थर हैं,
जिनका बैलेंस बिगड़ता है, जो ऊपर नीचे होते हैं, तो हमारी पोजीशन चेंज होने के साथ वो हिले डुले, तो हमें बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं, और वो बैलेंसिंग का सिग्नल जाएगा सेरेबेलम को, सेरेबेलम प्रोसेस करके फोर ब्रेन को। तो ओटोलिथ, मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। तो पहले ये सब पार्ट पढ़ना है अपने को, देन हम यहाँ पे आते हैं। अब इमेज दिखाते हैं पहले आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा यूनिट। ठीक है, वेस्टिबुलर यूनिट, वो था कॉक्लियर यूनिट, ये हो गया वेस्टिबुलर यूनिट। ठीक, ये है इसका पार्ट, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये है कॉक्लियर, ये है आपका पूरा वेस्टिबुल। अब ये क्या कह रहा है कि हर जो आपका स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके आगे वाला पोर्शन को बोलेगा एम्पुला, जो स्वाइलन पोर्शन दिखेगा एम्पुला। इन सभी के अंदर, इन सभी के अंदर वो प्रोसेस है जहाँ पे पत्थर प्रेजेंट है। अभी सिंपल वे में समझो, जहाँ पे पत्थर प्रेजेंट है, क्लियर। ये तो इधर वाला हो गया ओवल वाला, इसमें हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मैकुला, मैकुला। और वहां पे पूरी प्रोसेसेस होगी बैलेंसिंग वाली। क्लियर। देखो ये इस तरीके से, जैसे हम अपराइट खड़े हैं तो हमारा ये, और यहाँ पे अगेन लिक्विड भरा हुआ है बेटा, लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ये देखो आपके पत्थर है, और ये यहाँ पे फिर से सेंसरी हेयर वाली सेल्स हैं, ये इनका पोजीशन बिगड़ेगा, ये इसको सिग्नल देंगे, इसका सिग्नल नर्वस सिग्नल को जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसवर्जन होगा, मतलब साउंड वेव कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एंड जिस तरीके से इनका पोजीशन चेंज हुआ है, उस तरीके से आपकी बॉडी को झुके हुए डायरेक्शन में बैलेंस बनाना होगा। जैसे मैंने तुम्हें सेरेबेलम के टाइम में एक हिल पहनते हुए गर्ल का फिगर दिखाया था, तो हिल को पहनने के लिए वो झुकी हुई है, लेकिन वो गिर नहीं रही है, तो बैलेंस मेंटेन है। और इसी का पोजीशन ज्यादा ज्यादा ज्यादा, आप ज्यादा झुकते जाओ, ज्यादा झुकते जाओ, तो देखो आप गिर जाओगे, कंट्रोल खत्म, तो गिरना ही है। ठीक है बेटा, तो बैलेंसिंग में ये रोल प्ले करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, मैकुला के अंदर। Okay, macula is the sensory part of saccule and utricle. Each semicircular canal lies in a different plane at a right angles to each other. 90 degree के angle पे present रहेंगे. The membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canal. वही बात है, ठीक है? Membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canal. Bony canal बाहर, बीच में membrane, then under perilymph. The base of the canal is swollen and is called ampulla, which contains a projecting ridge called crista ampullaris, which has hair cells. Clear? The saccule and utricle contain a projective ridge, which is known as macula. चलो रहने देते, अभी तुम लोग को आ नहीं रहा होगा समझ में, अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ओवर करते हैं, कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर बढ़ेगा इसका, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को और बैलेंसिंग को देख। ओके बच्चा, अभी आपको क्या करना है, आप ये स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी के पॉइंट, प्लस ये जो हमने मैकेनिज्म बताया, वेवलेंथ का ट्रांसफर होना, इन सब चीजों को आप एकदम ध्यान से पहले एकदम मेमोराइज करो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड देन ये देखो, ये मैंने बोल दिया है, ये सब तुम लोग पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, सब मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, वही फ्लो। जैसे यहाँ देखो, lymph induces a ripple in the basilar membrane. These movement of the basilar membrane bend the hair cell. Hair cell की position bend होगी, pressing them against the tectorial membrane. Tectorial membrane पे उसका impact जाएगा. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. Afferent neuron से afferent fiber. These impulses are transmitted by the afferent fiber via auditory nerves. ये है आपकी cranial nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound is recognized. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। सेम अब देखो यहाँ पे आप इमेज में समझने के लिए, ये वो पोर्शन है जहाँ पे एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन आया, एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन आया, फिर ये है आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, सब ऊपर से जा रही है, पूरा रो में अरेंज है। फिर ये है आपकी हेयर सेल्स जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, इनके पास होंगे हेयर्स, सीलिएटेड, स्टीरोसीलिया। अब इसमें वाइब्रेशन जो आ रहा है उसको ये मेम्ब्रेन की हेयर सेल्स सेंस की,
और उनमें मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने सेंस किया एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कन्वर्जन हुआ, उसको एफरेंट न्यूरॉन में जनरेट हुआ वो कन्वर्जन एंड एफरेंट फाइबर के थ्रू ऑडिटरी नर्व्स में, ऑडिटरी नर्व्स अगेन जो ले जा रहा है वो एफरेंट ही है, तो ये भी एक टाइप की एफरेंट ही हुई, क्रेनियल नर्व है, ये ट्रैवल करेगी, ये ईयर तक सिग्नल को ले जाएगा और वहां प्रोसेस हो जाएगा। यही है मैकेनिज्म। ओके, समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। थोड़ा सा ये पोर्शन टफ जाएगा बेटा, इसलिए एक लेक्चर एक्स्ट्रा की बात कर दी मैंने, बट आप समझते हुए चलो तो आई थिंक क्लियर रहेगा। और फिर ऑफलाइन क्लास में आओगे तो एक बार ईयर आई दोनों हम रिवाइज करा देंगे। अभी क्लियर है सबको? फटाफट बोलो। फरेहा, इकरा, केतकी, मनाली, पृथ्वी, यश, इज इट क्लियर? फंक्शनल यूनिट होगी ऑर्गन ऑफ क्वार्टाइल। यस बेटा, चलो बाय। बाय बाय, गुड डे।